गजनवी का शासन हो गया था। और गजनवी जो है आपका, इसी ने गौर प्रदेश पर अटैक किया। कौन से प्रदेश पर? गौर प्रदेश, जो गौर इलाका था। इसको लिखना मत, बस समझना, लिखनी उधर की चीजें, इधर जो चीजें समझाऊं उसको आप बस ध्यान से पेन रख के समझा करो। ओके, इस पर अटैक किया गौर प्रदेश पर। और गौर प्रदेश पर जब अटैक किया तो गौर प्रदेश ये कहाँ पड़ता है अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे नियर बाई गजनी। एक तो गजनी शहर और वहां पर एक था आपका हेरात शहर, उन दोनों के बीच में था, गजनी और हेरात सिटी के बीच में। तो गौर प्रदेश में जो यहाँ पर लोग थे वो बौद्ध थे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बौद्ध धर्म कितना पुराना है, तो आप कहेंगे भैया बौद्ध धर्म आप कह सकते हैं लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो बौद्धों से पहले वो भी सनातन ही थे। तो जब गजनवी ने यहाँ पर अटैक किया तो ये बौद्धों को किसमें कन्वर्ट करा दिया? यहाँ के जो बौद्ध थे गौर प्रदेश के, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वो मुसलमान बन गए। अब दूसरा पहलू देखने का क्या है कि मैंने आपको कल एक बिंदु भी बताया था कि धीरे धीरे गजनी के जो शासक थे वो क्या हो गए थे, कमजोर होने लगे थे, आपस में ही संघर्ष हो गया था। तो धीरे धीरे ये क्या होने लगे, कमजोर हो गए, मतलब इनकी स्टेज विकेंड हो गई। और जब ये कमजोर हुए तो इनमें दो संगठन बने। दो संगठनों में एक तो ख्वारिज्म संगठन था, ख्वारिज्म के शासक, और दूसरे जो शासक थे ये थे गौर के शासक, गौर शासक। दो वर्गों में बढ़ गया। अब अगर हम बात करें शुरुआती दौर में जो ख्वारिज्म के शासक और इनके बीच में युद्ध हुए, तो ख्वारिज्म के हिस्से में आया है ईरान वाला क्षेत्र, या मैं कह सकता हूं अरब में। अरब भारत से किस दिशा में, मैंने आपको कल समझाया। अरब भारत से किस दिशा में, सारे लोग बताएंगे एक बार सारे लोग मुझे बताएं। इसका जो जन्म हुआ, बोलो भाई सारे लोग, इसका जन्म, ठीक है। और गयासुद्दीन ने इसको जीता था 1163, और 1163 से लेकर के 1202 तक वही राजा रहा गौर प्रदेश का। तो 1202 में जब उसकी डेथ हो गई, 1202 में उसकी डेथ के बाद में आपका मिलता है शासन किसको? गौरी को। तो गौरी को शासन कब मिला गौर का, बताएं फटाफट से, ईयर लिखें। गौरी को अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कभी भी तो गौर का शासन कब मिला, तो आप कहेंगे जब उसके भाई की डेथ हो गई, गयासुद्दीन उसका बड़ा भाई था। लेकिन याद रख लेना, उसने अपने भाई के नाम से शासन किया। अपने भाई को मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, और अपने शासन को उसने हमेशा अपने भाई के अधीन समझा है। याद रखेंगे छोटी सी कहानी, यानी कि उसकी जो पावर है वो गौर में उसको मिलती है कब? फाइनली 1202 में। तो 1202 तक आप देखोगे जितने भी अटैक गौरी भारत पर करेगा वो सब किसके अधीन है? तो आप कहोगे उसके भाई, यानी जो शासन है उसके भाई के हाथ में, सुल्तान उसका भाई है, वो सिर्फ एक कमांडर की तरह है, अपने भाई के प्रति रिस्पेक्ट रख के उन सारे आपका जितने भी उसके एक्सपेडिशंस होंगे, जितने भी अभियान होंगे उन सबको करेगा। ये कहानी क्लियर है? हम सब करके मुझे बता दीजिए बार। सबसे पहला कारण है मोहम्मद गौरी का भारत आने का कारण क्या है, मोहम्मद गौरी भारत ही क्यों आया, किन परिस्थितियों में आया? तो आप कहेंगे कि वहां पर आपका जो खारिज्म वर्सेस गौर अटैक हुआ, उसमें खारिज्म धीरे धीरे समय के साथ में जो है पावरफुल हुए, और इनको जो स्पेस मिला वो ईस्ट की तरफ मिला, इसलिए पूर्व की तरफ चले। अब पूर्व की तरफ चलने का दूसरा कारण धन भी है। पूर्व की तरफ चलने का कारण जो है धन भी है। अब यहाँ पर एक स्थिति देखना, अभी नोट मत करना इस बात को। मैंने कहा 1027 में गजनवी का लास्ट एक्सपेडिशन था, अंतिम अभियान था, आप कहेंगे हाँ जी। और जो ये आया आपका, तो मैं कह सकता हूँ कि ये फाइनली 1175 मुल्तान, इन दोनों में कितने वर्षों का अंतर है, कितने ईयर्स का अंतर है? तो आप कहोगे 148 ईयर्स, लेकिन आप देखोगे 148 सालों में इस भारत ने कुछ नहीं सीखा। हमको पता था कि पहले भी हमारे उत्तर पश्चिम से हमले हम पर हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट से अटैक हुए, तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए था। भाई कोई घटना आपके, आप सोचिए आपके परिवार में आपके दादाजी के साथ हुई, तो आप उसके प्रति सतर्क रहेंगे या नहीं? या पिताजी के साथ या पीढ़ियों में किसी के साथ, तो सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर फिर से ये तुर्क आने में कामयाब इसीलिए हुए क्योंकि हम भारतीयों की उत्तर पश्चिम सीमा के लिए बिल्कुल उदासीनता थी, यानी हम न्यूट्रल थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आफ्टर 148 ईयर्स, 148 वर्षों के बाद भी भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं था। बात क्लियर है? तो कितने वर्ष बाद आया, लिए तो हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। कर्माती टाइप को भी नहीं भी इंग्लिश में लिखो। तो कर्माती टाइप दरअसल में, कर्माती जो जाति थी वो आपका, उनको ये भी कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि वह सिया मुसलमान थे और उनके ऊपर उसका पहला अभियान हुआ, और ऐसे समझिए बिना किसी विरोध के मोहम्मद गौरी ने इसको जीत लिया, बिना किसी अपोजिशन के। अब जब उसने बिना किसी अपोजिशन के जीत लिया तो उसका जो साहस है वो बढ़ गया। अब साहस बढ़ गया तो उसने चिन्हित किया कि भाई हमें तो पूर्व की तरफ बढ़ना है, भारत की तरफ बढ़ना है। तो उसने देखा कि सबसे कमजोर एंट्री कौन सी हो सकती है, कमजोर एंट्री, तो वो गोमल दर्रे से होकर गया। कौन से पास से होकर गया? गोमल पास, मैंने मैप में दिखाया, वहीं देखना, गोमल पास, पहली क्लास में दिखाई थे आपको, पास दर्रे, यानी पहाड़ी मार्ग, दर्रा बोलते हैं उसको। तो आप मुझे एक बात बताओ कि उसने जब अपने स्पाई सिस्टम से पूछा कि भारत में एंटर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो किसी ने उसको बताया कि भैया गुजरात जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। गुजरात ही क्यों उसको बताया गया? कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वाइब्रेशन हो बहुत सारा। राजा है गुजरात में अजयपाल, उनकी डेथ हो चुकी है, और अजयपाल की डेथ के बाद में उनकी जो वाइफ है नायिका देवी और छोटा बच्चा है मूलराज द्वितीय, तो वहां पर शासन कर रही है। तो उसने सोचा एक विधवा अगर एक बच्चे के साथ में शासन कर रही है तो इससे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है, जहां पर राजा ही नहीं है लीडरशिप के लिए और साथ में भारत की सीमाओं पर है। तो उसने कहां का फैसला कर लिया? गुजरात का। लेकिन मुझे बताओ उसकी ये भूल साबित हुई। भूल ऐसे साबित हुई कि वो तो अपनी सेना लेकर के पहुंचा और वहां रानी नायिका देवी जी लड़ी, ठीक है, जिनको हम बोलते भी फॉरगेटन क्वीन ऑफ इंडिया, भारत की भूली हुई रानी, वो याद नहीं करता उनको। तो रानी की नायिका देवी खुद युद्ध स्थल में लड़ी, और इतना खतरनाक तरीके से लड़ी कि मोहम्मद गौरी को अपना रूट चेंज करना पड़ा अपने अभियानों का। उसने कहा नहीं, गुजरात के रास्ते से तो नहीं जाएंगे। और बाकी आप जानते हैं बहुत सारे इतिहासकार तो ये कहते हैं रानी नायिका देवी जब वहाँ इतनी खतरनाक तरीके से तलवार चला रही थी कि तलवार मोहम्मद गौरी के गलत जगह पे लग गई कहीं, और मोहम्मद गौरी तो तुम समझ जाओ फिर। तो मोहम्मद गौरी फिर जो है आपका उसने गुजरात अभियान का अपना रास्ता बदल दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो क्या हो गया उसकी, याद रख लेना, जो पहला आक्रमण हुआ इसमें तो उसकी जीत हुई, यानी पहला आक्रमण उसका क्या हो गया, सफल हो गया। याद रखेंगे, देखेंगे यहाँ पर जिन्होंने नेतृत्व किया, लीडरशिप जिनके हाथ में थी, रानी नायिका देवी, क्योंकि इनके पति अजयपाल एक्सपायर हो गए थे तभी 1176 में, 2 वर्ष पहले ही, 2 वर्ष पहले इनके पति एक्सपायर हुए थे। और इनका जो बेटा था, बेटे का नाम है मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड, यानी हम कह सकते हैं मूलराज सेकंड की, कह सकते हैं रूप बात है कि मूलराज द्वितीय की कौन है, ये माँ है। इसी युद्ध का जो नाम पड़ता है, लिखना, इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, नेम ऑफ वार, इसको कयाद्रा का वॉर भी हम बोलते हैं। किसका? कयाद्रा का वॉर, वॉर ऑफ कयाद्रा, कयाद्रा का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। नायिका देवी महिला को जब लीड करना पड़ा तो उन्होंने सीधी सी बात है बहुत सारे स्थानीय शासकों को भी बुलाया था। तो यहाँ पर आपको इतिहास में योगदान याद रखना है कि उस समय पर अगर मैं बात करूँ, मुझे बताइए पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर थे या नहीं थे? मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप कितना जानते हैं? जैसे देश में तो बड़ा झगड़ा होता है, आप देखते भी होंगे, महान सम्राट मिहिर भोज पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर के, अनंगपाल तोमर जी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी जातियों के सरनेम एक से हो गए। जैसे तोमर हमारे यहाँ पर कौन है, राजपूत भी हैं, तोमर हमारे यहाँ पर गुर्जर भी हैं, तोमर हमारे यहाँ पर जाट भी हैं। तो बहुत मतलब उसके ऊपर अलग अलग इतिहास समय समय पर प्रकाशित हुए हैं, बड़े बड़े विवादित विषय रह जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या कहेंगे भैया, इन सबने सबसे मदद मांगी थी और पूछा जाता है रानी नायिका का जो सहयोग किया था इस वॉर में, उनको सहयोग किसने किया था? तो चाहमान शासकों ने किया था। इन्होंने चाहमान शासकों ने इनको सपोर्ट किया था। याद रखेंगे, छोटी सी बात है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि समय भैया भारत की स्थिति क्या थी, कौन कौन लोग शासन में थे, तो थोड़ा लिख लेना उस बात को भी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर में कौन थे, गुजरात में था आपका भैया चालुक्य वंश,
ऐसे ही बिखरा हुआ था, भारत अपनी अपनी सब प्रतिस्पर्धा में लगे थे कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा। ठीक है, एक संपूर्ण भारत को लेकर के कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों? इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत तो नहीं है, नो लिखो एक बार, बुंदेलखंड को बुंदेलखंड लिखेंगे आप, चंदेल को चंदेल ही लिखेंगे, तंग हुआ करता था। अब देखो जब इसके छोटे छोटे विजय अभियान हो रहे हैं तो उस समय भी भारतीय राजाओं की आंख नहीं खुली, उस समय पर भी वो जागृत नहीं हो पाए। और जब 1186 में लाहौर, पंजाब, इस सारे इलाके को उसने जीत लिया तो इसकी सीमाएं कहां पर लगने लगी? जैसे ही पंजाब उसने जीता तो इसकी जो क्षेत्र था, जो इसका साम्राज्य था, वो सीधे सीधे किससे टकराने लगा? सीधे सीधे टकराने लगा भैया राजस्थान, दिल्ली से अजमेर तक के शासन को। अब पृथ्वीराज चौहान जी वहां पर राजा थे और वो एक्टिव हो गए एकदम से। पृथ्वीराज चौहान एक्टिव हुए, उनको दिख गया ना कि भाई इसका साम्राज्य एक्सपैंड होता जा रहा है, सीधी सीधे टकराव हमसे है। तो उन्होंने हालांकि वेट नहीं किया इसका, वो खुद ही पहुंच गए। देखो एक तो सामने से कोई व्यक्ति आपसे युद्ध करने के लिए आए तो सीधी सी बात है वो तैयारी करके आएगा, या आप आराम से बैठे हो कि भाई किसी और को आने दो, या जाकर के युद्ध आप कर दें। तो विजय यानी कि सफल होने के चांसेस किसमें ज्यादा है? जब आप पूरी तैयारी से सामने वाले को मौका ही ना दे तैयारी का। तो यही यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी ने किया और यहाँ पर पहला जो वॉर हुआ उसको बोलते हैं 1191 तराइन का फर्स्ट बैटल। तो जब उनको पता चलता है कि ये भटिंडा पंजाब को जीत चुका है, ठीक है, तो जाकर के उन्होंने भाई अटैक किया सीधे और आनंद फानन में मोहम्मद गोरी की सेनाएं लड़ी भटिंडा के समीप में, और वो युद्ध हुआ है कहाँ पर? तराइन में। तराइन में यहाँ पर देखेंगे, इस बात को लिखना। भटिंडा के बाद में क्या हुआ? तो मोहम्मद गोरी को मारा, वो पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। एक फैक्ट ये है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मारा। तो इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे अभी, है ना। तो कहने का मतलब ये पहला वॉर हुआ और इसमें अच्छी तैयारी किसकी थी? पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय पहुंच गए वहां पर तराइन में और जाकर के गोरी की क्या हुई? इसमें हार हुई और पृथ्वीराज तृतीय कौन हुए? इसमें सफल हुए। और सफल हुए तो इनके सामने पड़ा हुआ था गोरी अधमरा। अब हिंदुस्तानी राजा वीरता के प्रतीक रहे हैं तो उसको अधमरे को छोड़ दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और दूध पी के आना, ऐसे बोल देते ना हमारे यहाँ पहले, और बढ़िया तैयारी के साथ में आना, कोई नहीं, दोबारा मौका देती है तुमको ये प्रकृति, तुम्हारे बस में हो तो दोबारा लड़ना और फिर से लड़ना। ठीक है, मनोबल भी नीचा नहीं है, पहले हम एक युद्ध जीत चुके हैं, मनोबल भी हमारा ऊपर, मोटिवेशन भी तो मिला हुआ है जीतने का। जैसे आप कहते हो एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को आसान हो जाता है पेपर देना बाद में, ये सिलेक्ट तो हो चुके। तो उसका कारण था, सबसे बड़ा कारण बहुत सारे इतिहासकारों ने ठहरा है, भारत में जो फ्यूडलिज्म है, जो भारत में जागीर प्रथा है। भाई राजा हमारे यहाँ पर सेना कैसे जुटाते थे? एक सेना तो ऐसे है कि मेरे पीछे चल रही है और उसको एक टारगेट दे दिया गया है, उस सेना में कोई भी ग्रुपिंग नहीं है और मेरे पीछे एक सेना है, कोई उसमें जाति व्यवस्था कुछ नहीं है, ना छोटी जाति बड़ी जाति जैसी कोई चीज है, एक ही टारगेट है सबके पास में। और एक सेना ऐसी है जो जागीरों के द्वारा, देखो भारत में जो सेना इकट्ठी होती थी वो कैसे होती थी? ये कुछ लोगों को जागीर दे दी, जागीर मतलब कुछ 10 गांव इसको दे दिए कि भैया यहाँ से रेवेन्यू तुम इकट्ठा करोगे, 20 गांव किसी को दे दिए, 30 गांव किसी को दे दिए, किसी को जो नजदीकी संबंध है उसको 60 गांव दे दिए, किसी को 100 गांव दे दिए। अब इनके ऊपर एक जिम्मेदारी और थी कि कभी भी जब रक्षा की बात आएगी तो ये अपने यहाँ से क्या लेकर आएंगे? आर्मी लेकर आएंगे, यानी रक्षा के काम के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ के लोगों को भर्ती भी करेंगे। ठीक है, वो मजदूर भी हो सकते हैं, ट्रेन पर्सन नहीं होते थे सबके पास में, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी सेना होती थी, कई बार क्या है मजदूरों को भी भर्ती कर लिया जाता था, उसमें सफल हुआ है। अब आते हैं कहानियों पर। जब गोरी सफल हुआ तो असफल कौन रहे? पृथ्वीराज तृतीय। और यहाँ पर बहुत सारी कहानियां फिर शुरू हुई। कहानियां क्या क्या है उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। एक कहानी को पहले आधार मानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध में उनकी हार हो जाती है और जब हार हुई इनकी तो कहते हैं इनको बंदी बना लिया गया। एक किस्सा, एक संस्मरण पृथ्वीराज रासो का है कि बंदी बनाकर इनको गजनी लेगा गया, जहां पर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे और उन्होंने एक अचूक निशाना लगाया और उसमें मोहम्मद गोरी मारा गया और कहते हैं फिर एक दूसरे को उन्होंने मार लिया, पृथ्वीराज ने और चंद्रप्रदाई ने, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को खत्म कर लिया। एक कहानी तो ये है। लेकिन जब हिंदी भाषा, क्योंकि आप जानते होंगे जो लोग हिंदी साहित्य के छात्र होंगे उनको पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासो पहला प्रमाणिक काव्य माना गया है भारत का, ठीक है, पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। लेकिन जब बाद के बहुत सारे साहित्यकार जैसे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इसका बहुत गहन अध्ययन किया है। उन्होंने इसके गहन अध्ययन में ये पाया कि इसमें तो तैमूर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अब तैमूर का जो आक्रमण है वो भारत में हुआ 1398 में, तो फिर इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया। तो इसका मतलब उन्होंने कहा नहीं, ये जो लिखने वाले चंद है ना, ये पृथ्वीराज के मित्र चंद्रप्रदाई नहीं थे, ये तो कोई 16वीं शताब्दी में कोई चंद नाम के भट्ट हुए जिन्होंने पृथ्वीराज के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में उनके पूर्वजों ने लिखवाया, अपने पूर्वजों के बारे में लिखा। फिर उन्होंने कहा कि भाई उस समय पर अगर हम देखते हैं जो पृथ्वीराज रासो है उसमें क्या है आपका बहुत सारे अरबी शब्दों का इस्तेमाल है। अब अरबी शब्दों का इस्तेमाल है तो वहां पर कहा जाता है कि भाई उस समय तक तो बहुत सारे अरबी और फारसी के शब्द उतने प्रचलित नहीं हुए थे भारत में, फिर पृथ्वीराज रासो में कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई जो चंद्रप्रदाई थे वो लाहौर के समीप के थे, तो वो उन भाषाओं को थोड़ा जानते थे, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को बिल्कुल नकारा, बहुत बड़े लेखक हुए भारत के। उन्होंने कहा कि अगर आप पृथ्वीराज रासो के इतिहास की सारी तिथियों और सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे तो वो मिलान ही नहीं होंगे, यानी उनका मिलान ही नहीं हो पाएगा। लेकिन एक वर्ग के लिए आज भी देश में, दरअसल में हमारे देश में क्या समझ होती है, आप थोड़ा महसूस भी करना उस बात को, जब मान के चलो हम किसी जाति से संबंधित हैं, भाई हम सबका जन्म किसी ना किसी जाति में हुआ है, तो कैसे हुआ है सबका जन्म? ठीक है, मतलब जिस भी जाति में हम पहुंचे तो उसमें कोई आपका क्रेडिट तो है नहीं कि भाई आप मैं पढ़े जाते हैं, उनका नाम है सतीश चंद्र। क्या नाम है? सतीश चंद्र। सतीश चंद्र आप पढ़ोगे जब मध्यकालीन इतिहास में पेज नंबर 68, तो वहां पर आप एक बात पढ़ोगे, उन्होंने कहा 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में जब घायल अवस्था में पृथ्वीराज होने वाले थे तो वो युद्ध के मैदान को छोड़ करके चले गए घायल अवस्था में, लेकिन वहां पर भी गोरी की सेना ने उनका पीछा किया और आज का जो हरियाणा सिरसा है वहां के सुरसती में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बंदी बना दिया गया। तो ये भी कहानी उनकी बंदी बनाने की है। बात क्लियर है? हाँ, क्या लिख रहे हैं भाई इनको यार, तुम हटाया करो ना, क्या लिखते हैं? क्या थी कि देखो बहुत चालाक था गोरी। गोरी ने चालाकी की कि जब वो भारत से वापस जा रहा था, यानी जब उसने इसको जीत लिया तराइन को, तो इसके बाद में वो आपका उसका एक दास था ऐबक, ऐबक को देके जाता जिम्मेदारी, भाई तुम संभालो यहाँ आसपास कोई रिवोल्ट विद्रोह वगैरह होता है तुमको देखना है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, उधर मुझे अभी जंग लड़नी है। तो उसने क्या किया कि भारत के जो राजा थे उनको हटाया नहीं। जैसे तराइन के दूसरे युद्ध में एक व्यक्ति थे गोविंद राय, वो दिल्ली में कमांडर थे पृथ्वीराज चौहान जी के, तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में गोविंद राय के बेटे को बैठा दिया, दिल्ली की कमांडिंग हम तुमको दे रहे हैं, और अजमेर जो क्षेत्र था वहां पर पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे उनको बैठा दिया कि तुमको यहाँ कमांडिंग दे रहे हैं, मतलब राजा तुम ही हो, क्षेत्र बेशक हमने जीत लिया है लेकिन अभी तुम हमारे अधीन रह के शासन करोगे। तो ऐसा संभव प्रतीत होता है कि जब उन्होंने क्षेत्र उनको दे दिया जाते टाइम पर और कंट्रोल के लिए अपनी सेनाएं बैठा दी, सब कुछ करा दिया, तो उस समय पे शायद वो सिक्के जारी हुए हो, जो सिक्के मिले हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी वास्तविक तिथि जो है वो घोषित नहीं हुई है कि भाई वो 4 दिन बाद गया, 4 दिन पहले, ऐसा भी हो सकता है ना कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके साथ में कोई संधि की बातचीत हुई हो। लेकिन एक बात यहाँ पर तय होती है कि पृथ्वीराज चौहान जी जो शुरुआती दौर में यह संधि हुई, कहते हैं एक बार तो उस संधि के बाद में उन्होंने विद्रोह किया फिर से, और दोबारा जब विद्रोह उन्होंने किया तब आपका मोहम्मद गोरी ने उनकी हत्या करवाई। ठीक है, ये है बात क्लियर रखेंगे, सारे पक्ष मैंने आपको बता दी। पाल तोमर आपका एक आपने देखा होगा इस देश में चर्चित कहानी है कि भाई ये चौहान थे, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये गुर्जर थे, इसके ऊपर बहुत सारे मतलब मतभेद हैं और बहुत सारे कोर्ट्स में भी विवाद चलते हैं, और भारत में तो कई बार ये जातीय संकीर्णता बन जाती है और गैप भी हो जाता है। मैं कहता हूँ कि कोई अगर महान व्यक्ति है तो वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए हमको, उनके लिए विरोध नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो हमारे ही हैं।
अन्य सभी लोगों को बताओ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए नहीं? अगर आप किसी को महान समझते हैं तो एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। मतलब ये मेरा निजी मानना है, जरूरी नहीं आप मेरी बात से सहमत हो, ठीक है? तो थे आपका कन्नौज में, और उस बेटी के जो पुत्र है उसका नाम है राजा जयचंद। एक बेटी की जो शादी हुई है वो हुई है अजमेर में, ठीक है? और उनके जो बेटे वो पृथ्वीराज हैं, यानी हिस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं, जो कहा गया है उसके अनुसार बहुत सारे लोग उसको मानते भी नहीं। पृथ्वीराज चौहान इनके पिता का नाम लिखिए, इनके पिताजी, ये कौन लगे? इनके पृथ्वीराज चौहान नाती लगे ना, बेटी के पुत्र, तो उन्होंने उनको कहते हैं कि भाई गोद ले लिया, तो इस बात से जयचंद चिढ़ गया कि भाई वो उसके सपोर्ट में आ गया। आप ऐसे समझ ले, गोद भी नहीं लिया हो, कुछ समर्थन दिया हो उनको। और राजा जयचंद की पुत्री का क्या नाम है? राजा जयचंद की पुत्री का नाम क्या है? संयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान वहां पर नियर बाई जितने भी वॉर लड़ रहे थे वो इतने चर्चित युद्ध थे कि उनकी चर्चा पूरे उत्तर भारत में हो रही थी। तो कहते हैं यहाँ पर जो जयचंद है उनकी पुत्री को भी प्रेम हो गया पृथ्वीराज चौहान जी से। प्रेम तो प्रेम है, अब वो प्रेम में इतना डूब गई कि उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो जो है पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करेंगे। लेकिन ये दोनों क्या है? स्थानीय रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी क्यों है? एक तो कारण मैंने बताया आपको, किंवदंती हकीकत क्या है, लेकिन इसमें जो ठोस कारण आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको जब तराइन का पहला युद्ध हुआ। तो तराइन के पहले युद्ध में सेनाएं साथ भेजी हैं किसने? राजा जयचंद ने अपनी सेनाएं। भारत के स्थानीय जो राजा है उन सब ने पृथ्वीराज चौहान के साथ अपनी सेनाएं भेजी भटिंडा लड़ने। अभी हमने आपको बताया, आप कहेंगे हाँ जी। तो पृथ्वीराज चौहान जब वापस आए तो उनका दायित्व क्या था? सबके साथ में सहयोग करके उनको शासन करना चाहिए था, भाई उनकी मदद कर रहे हैं सब, क्योंकि अगला अटैक तो अजमेर पर ही करता मोहम्मद गोरी, तो उसको हराया सबने जाकर के। लेकिन कहते हैं इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अनदेखी की अपने स्थानीय शासकों की और उन पर जो है फिर हमले किए। अब वो चूंकि वीर साहसी और जीतने वाले व्यक्ति थे तो उन्होंने अपने नजदीकी क्षेत्र को जीता सबको, तो इस बात से जयचंद उनके खिलाफ हो गया, जिसको आजकल के इतिहासकार कहते भी हैं कि भाई जयचंद पर जो गद्दारी का सीधा सीधा आरोप लगाया गया है उस आरोप को एक बार विश्लेषण तो कीजिए कि गद्दार क्यों कह रहे हैं। कहते मोहम्मद गोरी को उसी ने उकसाया, ऐसा नहीं था। मोहम्मद गोरी के खिलाफ पहले युद्ध में जयचंद ने अपनी सेनाएं भेजी, खुद जयचंद तो शामिल नहीं हुआ लेकिन जयचंद ने अपनी सेनाएं भेजी। झूठी कहानी, गद्दारी वाली, जयचंद उनके खिलाफ हो गया, जिसको आजकल के इतिहासकार कहते भी हैं कि भाई जयचंद पर जो गद्दारी का सीधा सीधा आरोप लगाया गया है उस आरोप को एक बार विश्लेषण तो कीजिए कि गद्दार क्यों कह रहे हैं। कहते मोहम्मद गोरी को उसी ने उकसाया, ऐसा नहीं था। मोहम्मद गोरी के खिलाफ पहले युद्ध में जयचंद ने अपनी सेनाएं भेजी, खुद जयचंद तो शामिल नहीं हुआ लेकिन जयचंद ने अपनी सेनाएं भेजी। झूठी कहानी, गद्दारी वाली। अब उसको बोलते हैं कि भारतीय इतिहास का प्रथम गद्दार भी वही है, तो मतलब लिखा तो क्या क्या जाता है। कहने का मतलब है इनकी पुत्री को प्रेम हुआ। अब जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते तो उन्होंने कहा नहीं, तू यहाँ ब्याह नहीं करेगी, मैं तेरा ब्याह यहाँ नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। तो पापा जी मान जाओ ना प्लीज। मैं बोला हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। उन्होंने फिर बोला होगा पापा जी मान जाओ ना, पापा जी नहीं माने, राजा तो राजा है फिर पहले के। तो उन्होंने सबको न्योता दिया और इसका सहयोगिता का स्वयंवर आयोजित कर दिया। स्वयंवर, स्वयंवर समझते हो? स्वयं का वर खुद ढूंढने की। अब नहीं ढूंढ सकते तुम स्वयं का वर, पहले ही ढूंढ सकते थे वो भी। देखो कितना विचित्र हमारा वर्तमान है। पुरानी घटनाओं को हमको जब किसी चीज के लिए मतलब तुलना करनी होती है तो हम कहते हैं सतयुग का समय, सतयुग में लोग अच्छे थे, तो अच्छे लोग तो स्वयंवर करते थे, फिर अब तुम स्वयंवर क्यों नहीं करने देते? अपना वर खुद क्यों नहीं ढूंढने देते? अब उससे दिक्कत आई। अपना वर ढूंढने में ये कि कई बार चुनाव गलत हो गए लोगों ने। पहले तो स्वयं के वर मतलब प्रतियोगिताएं होती थी, अब तो स्वयं का वर क्या है? अब तो लड़की के पास अगर प्रॉपर्टी है और कोई लड़का ऐसा है छोराबाज भी है, ब्लेड ब्लेड मार होते हैं ना, ब्लेड मार ने लड़की को मतलब मंत्रमुग्ध कर लिया कैसे भी, मतलब है स्वयं के लिए उचित वर। वो जो दूल्हा है, जो पति है, वो डिजर्विंग भी तो होना चाहिए। लड़की के पास 100 करोड़ की संपत्ति है और कल को ले आई किसी को, उसने बाल रंगवा रखे हैं सारे लाल नीले और यहाँ पर ये भी लगा रखे हैं, ऐसे संयोगिता से शादी करनी है, तो गेट पे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई और सब लोग ऐसे हंसते थे पृथ्वीराज चौहान को देख के। पृथ्वीराज चौहान तो आज द्वारपाल बने खड़े हैं। पृथ्वीराज चौहान को पता चली बात, भैया तुम्हारा तो उपहास उड़ रहा है उधर और तुमको मन ही मन चाहती है संयोगिता। उनको भी कुछ कुछ हुआ होगा, कहते वो भी मन ही मन प्रेम करने लगे इन बातों से ही। घोड़े पर आए वो तुड़ तुड़ तुड़, और वहां पर उनके लोगों ने बाकी लोगों को पीछे हटा करके और वो संयोगिता को ले गए। तो यहाँ से मतलब फिर इनका फिर तो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, जो पहले था वो कम होने से तो रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ गया यहाँ पर आपको देखना होगा कि दोनों एक दूसरे के मतलब विरोधी हो गए। पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे, याद रखेंगे इस बात को। कहाँ के राजा हैं ये? राज्य क्षेत्र कौन सा बताया मैंने आपको? राज्य क्षेत्र मैंने इनका बताया आपको अजमेर। अजमेर। और कन्नौज के बारे में उसको पता चलता है, किसको पता चला कन्नौज के बारे में? मोहम्मद गोरी को, कि भाई एक शासन ऐसा है जो इनके विमुख भी है और इन दोनों का आपस में संघर्ष भी चल रहा था, क्यों ना इसको जीता जाए। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? चंदावर का युद्ध, लिखना इसको। किसके बीच हुआ ये? गोरी वर्सेज जयचंद। और इसमें कौन सक्सेसफुल हुआ है? गोरी विन लिख लिया करो, सिर्फ उसी से समझ जाओगे। गोरी की जीत हो गई, ठीक है। चंदावर कहाँ पर पड़ता है जी? कन्नौज में। एक क्वेश्चन पूछा पीछे, यूपीपीसीएस ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में जो चंदावर है वह किस नदी के तट पर है? बताइए फटाफट से। तो ये कन्नौज में यूपी में स्थित है, ठीक है। और ये आपका वर्तमान समय में आपका जो पड़ता है वो यमुना नदी के तट पर, कहाँ पर? इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इटावा, लॉयन सफारी वाला इटावा, इटावा यूपी में ये आपका स्थित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पहला कौन सा हारा है? एक तो पाटन में हारा है जहाँ पर सोलंकी वंश है, ठीक है। मूलराज जहाँ पर राजा है, मूलराज भी लिख लीजिए। आपका भीम द्वितीय भी कई बार उनको कहा जाता है, कई साथियों का नाम भी उनका जानना है तो। और दूसरा बार कौन सा हारा? वो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध भी हार गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसके साथ में क्या कौन कौन लोग आए थे। तो पहली बात लिखिए 1192 में दरगाह इन अजमेर। देखा है आप सब लोगों ने जहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, हाँ या ना? अजमेर शरीफ आपने मुख्यतः सभी लोग देखे होंगे, हाँ जी। अब मतलब ये चर्चित क्यों है? मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? चिश्ती इनके नाम के पीछे लिखा हुआ है, चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती सिलसिले का संबंध है सूफीवाद से। ये कौन थे? एक सूफी व्यक्ति थे, सूफी। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूफी, तो सूफी की बहुत सारी मीनिंग बताई गई है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताई है, लेकिन सूफी के लिए जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो बना है सफा वर्ड से। किसे? सफा शब्द से इसकी उत्पत्ति बताई गई है, ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड सफा। और सफा का अर्थ होता है प्योर, अर्थात पवित्र। यानी जो व्यक्ति खुद को सूफी कह रहा है या खुद को सूफी कहे तो उसका पवित्र होना बहुत जरूरी है। और जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन है? वो सूफी हैं। और ये जो विचारधारा है इसको हम बोलेंगे सूफीवाद अर्थात सूफिज्म। तो सूफिज्म की शुरुआत, सूफिज्म अर्थात सूफीवाद की शुरुआत हुई क्यों? देखो, एक तो आपने देखा जब भारत पर लगातार आक्रमण हुए, अरबों ने आक्रमण किए, तुर्कों ने आक्रमण किए, बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल हुआ, बहुत सारे आपका बलात्कार से लेकर के सभी घटनाएं घटित हुई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा हुई, हाँ या ना?
भाई मानसिक रूप से एक खाई पैदा हुई, आप कहेंगे हाँ जी पैदा हुई। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि जो खुद इस्लाम है वो भी दो वर्गों में बटा हुआ, आपका शिया और सुन्नी। उनके बीच में भी मैंने कहा कि सुन्नी ज्यादा कट्टर थे तो उन्होंने शियाओं पर बहुत सारे अटैक किए। अभी जैसे मैंने बताया कि आपका गोरी ने भी करमाती जनजाति पर अटैक किया, तो वो लोग शिया थे, वहां पर बहुत सारे लोग शिया जिनकी हत्याएं कर दी गई। तो इस्लाम में खुद में भी एक खाई पैदा हुई, यानी व्यक्तियों के बीच में खाई पैदा होती जा रही है समय के साथ में। और इसी खाई को भरने के लिए, इसी गैप को फिल करने के लिए सूफीज्म शुरू हुआ दुनिया में, सूफीवाद। और सूफीवाद का एक ही आधार था, प्रेम, इश्क, मोहब्बत। दुनिया को ना आप तलवारों से जीत सकते हो, ना तलवारों से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, ना तलवारों के दम पर तुम अल्लाह के नाम को आगे बढ़ा सकते हो। अगर दुनिया को जीतना है तो वो इश्क से जीता जा सकता है, वो प्रेम से जीता जा सकता है, मोहब्बत से, प्यार से जीता जा सकता है। तो ये चिश्ती चिश्ती के गुरु थे, हारूनी, ईरान में बहुत चर्चित रहे। हारूनी मतलब ग्रेट फिलोसफर थे। मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। तो मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठाए। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं 3 चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा, ध्यान से सीखना। 3 चीज़ें। एक चीज़ है हकीकत, जिस पर प्रश्न चिन्ह किया किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती। हकीकत, एक आपका सरियत, सरियत, ठीक है, और तीसरी चीज़ है तरीकत। इन तीनों वर्ड्स को समझना। हकीकत का मतलब है, देखो आप में से दुनिया में पूजा पाठ क्यों होते हैं इतने, या कोई भी आपका कोई नमाज क्यों पढ़ता है, भाई क्या कारण है? मंसूर जैसे लोग, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? दिल के आईने में है तस्वीर यार, गर्दन नीचे की और देख ली। दिल के आईने मतलब आपके अंदर होने चाहिए ईश्वर। गर्दन नीचे की और देख ली, इसका अर्थ है कि आप विनम्रता से झुके हुए होने चाहिए, तब आपको ईश्वर का मार्ग मिलेगा। बाकी आपके अंदर प्रलोभन है, बहुत सारे लालच है, तो आप ईश्वर के मार्ग को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो ये सूफीज्म की विचारधारा है, अपनी बात क्लियर रहेगी, ध्यान रहेगा। आगे चले, अगली बात पर। अकाल में क्या था? महोबा, महोबा या बुंदेलखंड जिसको हम बोलते हैं। कि कौन से 2 सेनापतियों का नाम आता है? यदुवंशी कहते हैं उनको। क्या नाम आता है आपका? आल्हा और उदल। आल्हा और उदल, इनके बारे में एक पुस्तक है, उसको नोट करना, आलाखंड। आलाखंड आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहानियां मिल जाएंगी इनके बारे में। आलाखंड किसका? जगनिक का है। जगनिक ने बहुत कुछ लिखा है, पृथ्वीराज विजय भी, उस समय की बहुत सारी घटनाओं को लिखा है जगनिक ने। आला उदल के बारे में कहानियां हैं कि जब मतलब एक बार ये जो है कालिंजर अभियान की बात रखे, तो जो कालिंजर के राजा थे किसके समर्थक? कन्नौज के समर्थक थे। तो आपका कन्नौज के समर्थक हो गए, तो विरोधी किसके हो गए? पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच में भी युद्ध हुए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो कालिंजर पर युद्ध किया था, तो यहाँ पर कहते हैं कि उस युद्ध में आला और उदल मारे गए। एक कहानी तो ये है, ठीक है, जो कि आज मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हिस्ट्री, सतीश चंद्र वो इसी बात को कहते हैं कि आला और उदल दोनों मारे गए। एक कहानी ये है कि सिर्फ उदल मारे गए, आला नहीं मारे गए। आला ने लगभग 52 युद्ध किए, जो कि प्रतीत नहीं होता, इतनी बड़ी घटनाएं इतनी बार युद्ध हो, तो उसके बारे में फिर मतलब बहुत सारे लोग लिखते। लेकिन कहा जाता है गुरु, कहानी पर आती है एक आपका, कि उन्होंने अपने गुरु जो थे गोरक्षनाथ, उनके कहने पर पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया था। फिर आपका क्या बात करेंगे इसके बाद में? आलाखंड मैंने आपको बता दिया। परमादिदेव, इसके लिए मैंने बताया ना जगनिक, जो जगनिक नाम में बता रहा हूँ, तो याद रख लेना, ये दरबारी हैं इनके। राजा परमादिदेव के कोट पैठ थे, राजा के दरबारी थे, ठीक है, राजा के दरबारी थे। एक तो गुरु आ गया इनके टाइम पे, इस टाइम पे कालिंजर अभियान हुआ। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात और मुझे रिमाइंड होती है कि 1205 में आपका जो गौरी वापस गया था, तो गौरी के विरुद्ध में कौन सा साम्राज्य था मुझे बताएं? गजनी के आसपास में और कौन सा साम्राज्य था दूसरा? तो आप कहेंगे गौरी के पास में दूसरा साम्राज्य था ख्वारिज्म, और ख्वारिज्म ने इनको पश्चिम में तो बढ़ने नहीं दिया था। तो ख्वारिज्म कहते हैं कि उस समय पर ख्वारिज्म में एक युद्ध हुआ था, अंधुखुद का युद्ध, उसको बोलते हैं अंधुखुद वॉर, अंधुखुद नामक स्थान पर हुआ गजनी के समीप। तो उसमें गौरी बहुत बुरी तरह घायल हुआ, 1205 का वो युद्ध है। तो उसके बाद में पूरी दुनिया में मैसेज फैल गया, मतलब उत्तर भारत में या गजनी के इलाकों में, कि मोहम्मद गौरी जो है वो मारा गया। अब मोहम्मद गौरी मारा गया, तो मोहम्मद गौरी इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं मारा नहीं गया हूँ, भारत आया था घायल अवस्था में भी, ठीक है, और वहां पर फिर उसका इंतकाल हुआ। कैसे लिखेंगे? गौरी का अंतिम अभियान जो गजनवी ने किया था, वही इसका अभियान था। गौरी का अंतिम अभियान, अंतिम अभियान लिखना इस बात को। गौरी का जो अंतिम अभियान था लिखना, गौरीज लास्ट कैंपेन खोखरों के विरुद्ध। मैंने बताया था खोखर और जाट एक साथ रहते थे, उनके सरदार थे आपका कांझा, उनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। अगेंस्ट खोखर्स, सिंध सीमा पर रहते थे, ठीक है। और गौरी की मृत्यु कब बताई मैंने आपको? सॉरी, गौरी की मृत्यु सिंध जो क्षेत्र था, और यहाँ पर ये नमाज पढ़ने जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने क्या कर दिया? इसकी गला काट दिया, ठीक है। गौरी की मृत्यु कब हो गई आपका? 1206 में, 1206 में, 1206 में हो गई उसकी डेथ। अब गौरी के, याद रखना, गौरी के कोई अपना पुत्र नहीं था, गौरी के अपना पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था। तो गौरी ने अपना साम्राज्य किसके बीच में बांट दिया गया? तो गौरी ने अपना जो साम्राज्य था, गौरी ने, उसे ऐसा होगा आपको, गौरी ने खुद बांटा है। गौरी का साम्राज्य ऐसे लिखो कि आपको सीधे बता दूं, गौरी के दास, सिर्फ इतना लिख लीजिए, स्लेव्स ऑफ गौरी कौन कौन थे, तो उसी हिसाब से समझ जाएंगे, ठीक है। जो जहाँ पर ज़्यादा पावरफुल था उसने वो आपका हत्या है। जैसे मुझे बताओ, दिल्ली के पास में कौन है? ऐबक, ऐबक उसका सबसे प्रमुख सिपहसालार था। इसको मिला था आपका दिल्ली वाला क्षेत्र, इसका कंट्रोल यहाँ पर था। दिल्ली और अजमेर किसके फेवर में आए? गौरी के। एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा दास था उसका, यलदौज, यलदौज, ये ऐबक का ससुर है। ऐबक बहुत चालू था, याद रखना। ऐबक का ससुर मतलब इसकी बेटी से उसने शादी कर ली। और यलदौज को कौन सा क्षेत्र मिला था? गजनी वाला क्षेत्र, जो गौर के हाथ में था, ठीक है। एक था कुबाचा, कुबाचा, कुबाचा को मिला था सिंध क्षेत्र, यानी कि जो काबुल जाबुल वाला इलाका था, ठीक है। और इससे इसने अपनी सिस्टर की शादी करा दी थी, ऐबक का जीजा, ऐबक का जीजा, सबसे रिश्तेदारी कर ली इसने कि भाई विद्रोह ये लोग कर सकते हैं। बख्तियार खिलजी, और ये करेंगे भी आगे चल के, इल्तुतमिश के समय में आपको बताऊंगा, जब तीसरा युद्ध आपको पढ़ाएंगे। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार, ये अलग सन की आदमी था बख्तियार खिलजी। भारत को जितना नुकसान बाकी लोगों ने पहुंचाया, अगर आपसे कभी पूछे भारत को शास्त्रीय नुकसान किसने पहुंचाया, तो वही व्यक्ति है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। जो ऐबक और गौरी भी नहीं सोच रहे थे, वो इसके दिमाग में चल रहा था। इसके दिमाग में था बिहार और बंगाल को जीतना, और इसने नॉन स्टॉप वॉर किए हैं। और देखो कोई रोकने वाला नहीं था इसको, रोकना तो रोका जा सकता था। इतना भय व्याप्त हो गया था 1192 के बाद में भारत के लोगों में कि भाई पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़ा नाम थे, उनके साथ में और भी लोग मौजूद थे, 3 लाख की सेना थी, जब वो हार गए तो हम भी हार जाएंगे, मतलब मनोबल गिर चुका था। और आपको कमाल होगा इस बात को देख करके कि वेस्ट बंगाल में सेन वंश था, वहां का एक राजा था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन पर अटैक करने के लिए जब बख्तियार खिलजी चला,
तो बख्तियार खिलजी कहते इतनी तेज गति से गया कि उसकी सारी सेना पीछे रह गई, उसके साथ में उसके मजबूत 18 घुड़सवार रह गए बस। 18 लोगों ने नादिया जिले में जाकर के जब वहां लड़ाई लड़नी शुरू की तो मैसेज सब लोगों ने ये कह करके भागे, वहां का राजा लक्ष्मण सेन किले की पिछली दीवार से कूद करके ये कह करके भागा कि तुम सब किला छोड़ के भाग जाओ, पीछे से सेना आ रही है। कोई मतलब नहीं है, सेना बहुत दूर है। सारे लोग एक छोटा छोटा पत्थर भी मारते तो मर जाते 18 लोग लेकिन वो हौसला कहां से आए? हमारे अंदर हौसला किस बात का रहा है? बिना वजह की बात को बनाने का हौसला हमारे अंदर है। जिस बात का कोई तर्क ना हो उस बात को रखने का हौसला हमारे अंदर है, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तब हम गायब मिलते हैं, तब हम गायब मिलते हैं। तो ये बख्तियार खिलजी कहां पर गया है आपका? बंगाल और बिहार। याद रख लेना। नालंदा किसने नष्ट किया था? इसी ने। नालंदा के बाद में आपसे पूछे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में किसने नष्ट किया? ओदंतपुरी इसी ने नष्ट किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? इसी ने, बख्तियार खिलजी। इसके नाम पर देश में रोड बनाई गई, खिलजी रोड। हर देश की सरकारें एक बेहतर भारत बना के देंगे तुमको, कोई सरकार तुम्हें बना के नहीं दे सकती। एकल एकल व्यक्ति के योगदान से देश बेहतर बनता है। ये ड्यूटी नहीं है कि वो मेरे लिए क्या करे, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश के लिए क्या करके जाऊंगा। और साहित्य समाज का आईना होता है। आप देश जैसा निर्माण करना चाहते हो वैसा ही साहित्य, वैसा ही सत्य आपको इस देश को पढ़ाना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब भारत का जो वैदिक ज्ञान है और साथ में जो बौद्ध दर्शन था उसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। किस बात को उड़ा दिया बख्तियार खिलजी ने? बताओ किस बात पे आग लगाई? यहाँ की 90 लाख पुस्तकें जो महीनों तक जलती रहीं वो किस एक बात के लिए जलती रहीं कि नालंदा के एक चिकित्सक ने इलाज कर दिया बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी ने कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ इस्लामिक ग्रंथों में लिखा हुआ होना चाहिए था। लोगों ने कहा इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? बोला नहीं, इस ज्ञान को नष्ट करो। और जब उसने क्षेत्र लूटे, दूसरा कारण बताया जाता है कि जब उसने बंगाल और बिहार को लूटा। अब जानते हो इस कहानी को? नहीं सुनी आपने? आचार्य सीलभद्र के समय पर जब ये बीमार पड़ा तो इसका इलाज नहीं हुआ, ऐसे लगा मरा, अब मरा, कल को मर जाएगा। तो जब सीलभद्र थे उन्होंने दवाई भेजी इनके लिए, एक पुस्तक दी, प्रिय पुस्तक। इनको प्रिय पुस्तक पर लेप लगाया, भैया आप बस एक काम करना, दवाई कुछ खाने पीने की नहीं, बोला दवाई खाऊंगा नहीं, ताकत है तो ऐसी ठीक करके दिखाओ, देखो कलाकार आदमी है नहीं है। तो उन्होंने लेप लगा कर दिया, पेज पलटा, जैसे आदमी जनरली पलटता है थूक लगा के। अब जैसे उन्होंने किताब पलटी तो वो दवाई तो अंदर चली गई, किसी ना किसी बहाने से भेजनी, ठीक होकर नष्ट कर दो। है बुद्धू, तुझे उसको रिबिल्ड कराना चाहिए था और प्रसार करना चाहिए था उसका, इतना सन की था। बख्तियार खिलजी याद रखेंगे कौन है ये? बख्तियार खिलजी। और देखना ये कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जब ऐबक गद्दी पाएगा इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता, लेकिन इसकी डेथ होगी पहले 1205 में, नहीं तो गद्दी के लिए सबसे पहले ये खड़ा होता। बात क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन, इतिहासकारों ने बताया है कि जो यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे देश में, लैंडपूल और रिलेटेड जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातीय भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव, कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बना। हमारे यहाँ की जागीर प्रथा इसका कारण बनी। वो लोग लड़ा के थे, उनके पास कुछ था ही नहीं जीतने को, लड़ना था। और हम एक झूठे दंभ में मैं इसके आदेश का पालन नहीं करूंगा, ये मुझको आदेश कैसे दे सकता है? ये तो इस जाति का व्यक्ति है। युद्ध चल रहा है, उसको लगा कि बेहतर कमांडिंग ऑप्शन किसी ने डिलीवर किया, इसका एक्सेप्ट करना नहीं, ये तो जाति का मैं कहूंगा। ठीक है। जादिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धसी अढ़ाई हाथ, मतलब बोलते इतना ताकतवर बच्चे में वजन था। ये आपके लिए होमवर्क है और रिसर्च का विषय भी है। आला उर्दू के बारे में आपको जानना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, जब आपके पास समय बचे तो थोड़ा शोध कर